चलो बच्चों, रोटेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ दैट वी हैव सीन द बेसिक्स, हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और थोड़े बहुत बेसिक आइडियाज तो देख लिए हैं। नाउ इट इज टाइम टू डाइव डीप। और डीप डाइविंग के पहले थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है, थोड़ा सा चीजों को सिस्टमेटिक करना बड़ा जरूरी है। देखो, ये मैंने पहले भी आपको बताया था दैट रोटेशन इज नॉट जस्ट वन चैप्टर, इट्स एसेंशियली अ होल यूनिट, जिसको हम जेई लेवल पे चैप्टर बनाने की कोशिश कर देते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन तो रोटेशन में इनफैक्ट इसी वजह से आते हैं कि एक बड़ा सा सेक्शन है पूरा का पूरा, जिसको हम कंडेंस करके अगर एक छोटा सा चैप्टर बनाने की कोशिश करेंगे या इवन थोड़ा बड़ा चैप्टर बनाने की भी कोशिश करेंगे, तो उस कंप्रेशन की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, कई सारे कंसेप्ट ठीक से कवर नहीं होते हैं एंड सो ऑन। तो इसीलिए सबसे पहले रोटेशन में थोड़े बहुत बेसिक्स तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अब इसके बाद डीप में जाने के पहले आई विल मेक थिंग्स सिस्टमैटिक। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रोटेशन बहुत बड़ा सा पूरा सेक्शन है एंड दिस एंड दैट, तो इसके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको पहले आइडिया देता हूँ, और फिर उसके बाद उन पार्ट्स को हम सिस्टमैटिकली एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ये इंडेक्सिंग, ये क्लासिफिकेशन बड़ा जरूरी है, बिकॉज कई बार मुझे दिखता है कि कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, दे टेल मी कि रोटेशन में मुझे बड़ी दिक्कत है, रोटेशन मेरा क्लियर नहीं है। देन फिर मैं पूछता हूँ कि भाई क्वेश्चंस पूछता हूँ उनसे दिस एंड दैट, तो समझ में आता है कि रोटेशन के लेटर से कि अगर 8 सेक्शंस हैं तो उनको एक सेक्शन में प्रॉब्लम है, कहीं किसी दूसरे सेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन उनको क्लासिफिकेशन पता ही नहीं है। तो उनको ये नहीं पता होता कि मुझे अच्छा 4th सेक्शन में या 8th सेक्शन में प्रॉब्लम है, उनको ये लगता है कि यार मेरा पूरा रोटेशन ही गड़बड़ है। तो देयरफॉर ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले अपन अच्छे से समझेंगे और उसके बाद फिर हम एक एक करके इन सारे सेक्शंस को देखने वाले हैं। देखो, रोटेशन में सबसे पहले तो ध्यान रखना कि रोटेशन बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे हमने आज तक मैकेनिक्स देखी थी। मैकेनिक्स में हमने सबसे पहले देखा था काइनेमेटिक्स। अब यहाँ पे भी सबसे पहले मैकेनिक्स में रोटेशन के अंदर आएगा काइनेमेटिक्स। या चलो उसके पहले भी मुझे कहना चाहिए कि जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि पूरे रोटेशन को हम 2 मेजर पार्ट्स में तोड़ेंगे। एक होगा प्योर रोटेशन और दूसरा होगा रोटेशन विद ट्रांसलेशन। और इसके पहले हमने आज तक जितनी भी मैकेनिक्स देखी है वो प्योर ट्रांसलेशन देखी है। प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन और दोनों का मिक्सचर होता है रोटेशन विद ट्रांसलेशन। ये 3 पीसेस हुए मैकेनिक्स के, जिनमें से एक हम प्योर ट्रांसलेशन आज तक देख चुके हैं। फिर उसके बाद हम प्योर रोटेशन देखेंगे और उसके बाद इनको कंबाइन करके दोनों कंसेप्ट्स को रोटेशन विद ट्रांसलेशन देखेंगे। एक बात तो ये हुई, तो ये 2 मेजर तो ब्लॉक्स हो गए एक तरह से। अब इसके बाद प्योर रोटेशन के अंदर बिल्कुल वही कहानी चलेगी जो प्योर ट्रांसलेशन के अंदर हमने आज तक देखी है। ट्रांसलेशन में इफ यू रिमेंबर हमारे पास आती थी काइनेमेटिक्स, फिर न्यूटन्स लॉज यानी कि लॉज ऑफ मोशन या डायनेमिक्स जिसको अपन बोलते थे, फिर उसके बाद आता था वर्क एनर्जी पावर और उसके बाद आता था इंपल्स मोमेंटम। ये सेम चीज आपकी एग्जैक्टली रोटेशन के अंदर चलेगी। प्योर रोटेशन की सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, जहां पे हम बेसिक चीजें डिफाइन करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह क्या होते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के फोर्स की, एनर्जी की या टॉर्क की, इन सारी चीजों की बात यहाँ पे नहीं होती है। जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर खाली पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात होती थी विद टाइम, उसी तरह से यहाँ पे एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन का बाकी बात होगी कि टाइम के साथ साथ ये कैसे चलते हैं। और इनफैक्ट ये पार्ट अगर आप देखो तो ये पार्ट वो है जो हमने ज्यादातर ज्यादातर हमने काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी देख रखा है। तो गुड थिंग इज दिस कि इसका मेजर पार्ट हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। थोड़ी बहुत जो कसर बाकी थी वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूरी कर दी है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं पिछले 1 घंटे में जो चीजें बता रहा था, ओमेगा की डेफिनेशन, अल्फा की डेफिनेशन, 2 एक्सिस के अबाउट रोटेशन, वो जो सारी चीजें थी वो एग्जैक्टली मैंने सेक्शन का नाम नहीं लिया था कि काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन अपन देख रहे हैं, लेकिन वो जो हमने सारी चीजें देखी थी वो एग्जैक्टली यही सब था। तो गुड न्यूज इज दिस कि ये वाला जो पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी पूरा देख चुके हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है, ठीक है। और आगे देखो, इसके बाद जैसे अपने ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स जो हमने अभी तक देखी है उसमें काइनेमेटिक्स के बाद आता था डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम फोर्स की बात करते थे, उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना होता है वैसी बात करते थे। यहां पे हम रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स की बात करने वाले हैं। और रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स में बेसिकली हमें यह पता है ऑलरेडी कि एक्सेलरेशन की जगह हमें यहाँ पे चीजों का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा। और थोड़ी देर में अभी अपन देखने वाले हैं कि जैसे किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाने से उसका एक्सेलरेशन होता था, वैसे अभी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स का एक बड़ा भाई होता है, जिसको हम थोड़ा बहुत ऑलरेडी देख चुके हैं, टॉर्क जिसको बोलते हैं। किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर टॉर्क लगाने से उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है।
और डायनेमिक्स ऑफ प्योर रोटेशन में अपन ये देखने वाले हैं कि टॉर्क लगाने से किस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। तो F इक्वल टू ma जो होता था प्योर ट्रांसलेशन में, उसी तरीके से यहाँ पे टॉर्क का क्या इफेक्ट आएगा ये हम देखने वाले हैं डायनेमिक्स वाले सेक्शन में। और उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन और आता है थर्ड वाला, विच इज वर्क एनर्जी पावर। याद करो मैकेनिक्स में भी हमने देखा था कि डायनेमिक्स के बाद, न्यूटन्स लॉ के बाद हम वर्क एनर्जी पावर पे आ गए थे। वहां पे हमने ये देखा था कि अगर एक पार्टिकल है और वो ट्रांसलेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, उस पर फोर्स लगेगा तो उसके वो फोर्स का वर्क कैसे होगा। यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। उसके ऊपर अगर टॉर्क लगता है, अब ध्यान से देखो, फोर्स अगर आपके ऊपर लगता है तो वो आपको एनर्जी दे सकता है, इसी तरीके से अगर आपके ऊपर कोई टॉर्क लग जाता है तो वो टॉर्क भी आपको एनर्जी दे सकता है। तो टॉर्क द्वारा दी गई एनर्जी को ही रफली स्पीकिंग हम वर्क डन बाय टॉर्क बोलेंगे। तो ये सारे वर्क एनर्जी वगैरह के जो चक्कर हैं ये सब हम देखने वाले हैं इस सेक्शन में। दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी अ बिट स्मॉलर। और उसके बाद सबसे बड़ा इनमें तो ये वाला सेक्शन होता है फोर्स वाला, ये थोड़ा सा छोटा होता है। और उसके बाद जैसे वहां पे हमने आगे देखा था वर्क एनर्जी के बाद कि हम इम्पल्स और मोमेंटम की बात करते थे, लीनियर मोमेंटम की, वैसे ही लीनियर मोमेंटम का बड़ा भाई होता है एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने शॉर्ट में ही एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, लेकिन जैसे वहां पे लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स होता था वैसे ही लीनियर की बजाय एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा और इम्पल्स की बजाय एंगुलर इम्पल्स नाम की एक चीज आती है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस फोर्थ सेक्शन में। तो रोटेशन में बिल्कुल वही सेक्शंस बनेंगे जैसे जैसे हमने ट्रांसलेशन के अंदर चैप्टर्स देखे थे, वैसे ही आपके ये, वैसे तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये 4 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन जेई लेवल पे अपन इतना डीप में नहीं जाते हैं जितना हम बीटेक लेवल पे जाएंगे। तो जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाओगे तो इनको वो 4 चैप्टर्स की तरह डील करने वाले हैं डिटेल में। लेकिन यहाँ पे हम इन्हें 4 चैप्टर्स नहीं मानेंगे, चैप्टर तो हमारा पूरा ये है, ये पूरा मिला के हमारा एक चैप्टर है, जिसके आप मान लो कि ये 8 सब सेक्शंस हैं एक तरीके से एक चैप्टर के। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ने वाले हैं। और इसके बाद की कहानी बहुत आसान है, रोटेशन विद ट्रांसलेशन की। आप ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये अगर कर लोगे तो रोटेशनल मैकेनिक्स भी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट वाले सेक्शन में हम कोई बहुत ज्यादा नई बात नहीं करेंगे, ये तो नहीं बोलना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग होता है ये वाला सेक्शन। तो ये तो नहीं बोलूंगा कि कोई नई और कोई महान बात नहीं करेंगे, हम बड़ी सारी नई बातें भी करेंगे और बड़ी सारी महान बातें भी करेंगे लास्ट वाले सेक्शन में। लेकिन टेक्निकली ये बस ऐसा ही होगा कि एक स्किल आप सीख चुके हो ट्रांसलेशन मैकेनिक्स, दूसरी स्किल आप सीख चुके हो रोटेशनल मैकेनिक्स। अब इन दोनों स्किल्स को मिला के एक नया सेक्शन बन जाता है जो रोटेशन विद ट्रांसलेशन कहलाता है। और उसके अंदर भी वही काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, वर्क एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम एंड इंपल्स, ये 4 सेक्शन इसके अंदर भी आते हैं। और रोटेशन में, जेई एडवांस में रोटेशन में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से होती है कि ये क्लियर ही नहीं होता है कि रोटेशन में इतने सारे सेक्शंस भी होते हैं। जैसे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, अब तो चलो फिर भी ठीक है, बुक्स बेटर आ गई हैं, टीचर्स भी बेटर आ गए हैं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि रोटेशन नाम का कोई चैप्टर भी होता है, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करी। अब एनसीईआरटी में उन्होंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स करके कुछ चैप्टर दे रखा था, जिसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पता नहीं रोटेशन उस चैप्टर के अंदर कब आता है और कब निकल जाता है। तो एक इतना बड़ा चैप्टर जिसके अंदर 8 सेक्शंस होते हैं, उसको अगर आप आधे चैप्टर में निपटाने की कोशिश करोगे तो ना ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट ऑल द कांसेप्ट्स राइट। तो एनीवे वो सब तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात है दैट वी नीड टू टेक रोटेशन वेरी वेरी सीरियसली एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग फाइट। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इसको टाइम दे के अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रोटेशन के अंदर। दिक्कत अभी आती है कि जब अपन जल्दी जल्दी में निपटा देते हैं रोटेशन, तब प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा अपन आराम से जाएंगे, डिटेल में एक एक सेक्शन देखेंगे। अगर आप मेरे साथ मेहनत करने को तैयार हो, पूरी मेहनत के साथ मैं सारे के सारे डिटेल्स इसके रिकॉर्ड करने वाला हूँ लेक्चर के, और अगर उतनी मेहनत के साथ आप इस सारे के सारे लेक्चर्स को स्टडी करोगे देन रेस्ट एश्योर्ड कि आपको कोई ऐसी मेजर दिक्कत रोटेशन के अंदर नहीं आएगी। तो चलो, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। गुड न्यूज ये है कि हम एक सेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं इसका। अब दूसरे वाले सेक्शन के ऊपर आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट डायनेमिक्स ऑफ प्योर रोटेशन। सो लेट अस मूव ऑन टू डायनेमिक्स ऑफ प्योर रोटेशन और डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल हमने पहले देखा था, जिसको हम न्यूटन्स लॉ वाला चैप्टर बोलते थे। उसमें हमारे पास एक पार्टिकल होता था जिसपे लगता था एक फोर्स होता था कॉज, और उसका इफेक्ट होता था एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। और F इक्वल टू ma इक्वेशन होती थी, जिससे
हम किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल सकते थे अगर हमें उसके ऊपर नेट फोर्स पता हो तो। उसी तरीके से अब यहाँ पे एक पार्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे एक रिजिड बॉडी होगी। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर रोटेशन, हम इसमें एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। ये जो डॉट मैंने लगाया है, इस डॉट के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट करने वाली है, तो एक मेरे पास होगी रिजिड बॉडी। ये इस पॉइंट O के अबाउट मान लो रोटेट कर सकती है। खूब सारे फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, हमें नहीं पता कौन कौन से कैसे कैसे फोर्सेस हैं, लेकिन उन सबका मिला के रोटेशनल इफेक्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं नेट टॉर्क ऑन द बॉडी। देखो यहाँ पे मैं हल्का सा कुछ एक एजम्पशन कर रहा हूँ, टॉर्क को मैं बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से इंट्रोड्यूस करूंगा, थोड़ा डिटेल में टॉर्क को पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी याद करो जब अपन वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो फिजिक्स के टीचर्स की आदत होती है किसी भी चैप्टर में ना चालू हो जाते हैं, याद करो जब हम ये कर रहे थे तो हमने ये देखा था, एंड स्टूडेंट्स आर सेइंग कम ऑन सर कितना याद करेंगे। बट टॉर्क ऐसी चीज है जिसको अगर आप एक बार मिल लोगे तो आप भूल नहीं सकते टॉर्क को। तो यहाँ पे भी टॉर्क, इफ यू रिमेंबर, हमने सबसे पहले देखा था जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे, वेक्टर्स में जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह पढ़ा था तो उसकी एप्लीकेशंस में मैंने टॉर्क का थोड़ा सा आइडिया दिया था। लेकिन टॉर्क इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रोटेशन में कि मैं बहुत ज्यादा एज्यूम नहीं करने वाला हूं वहां पे, थोड़ा सा आई माइट गेट अ लिटिल बिट रिपीटेटिव हियर, लेकिन जो मैंने वो चीजें वहां पे पढ़ाई थी, डोंट वरी, वो सारी की सारी चीजें मैं दोबारा पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे। और उसको और थोड़ा सा वेक्टर्स में तो हमने थोड़ा बहुत देख के बस छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे अपन प्रॉपर अच्छे से डिटेल में जाएंगे एंड वी विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट टॉर्क दैट इज रिक्वायर्ड फॉर IIT JEE एडवांस्ड प्रिपरेशन। लेकिन ये थोड़ा बहुत अपने को याद होगा कि किसी भी फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को रफली स्पीकिंग हम टॉर्क बोलते हैं। और जैसे ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में F इक्वल टू ma होता था, उसी तरीके से अगर मान लो सपोज मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और उसके ऊपर कुल मिला के जो फोर्सेस का रोटेशनल इफेक्ट है वो लग रहा है मान लो इतना, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। तो जितना ज्यादा टॉर्क लगाओगे उतना ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और यहां पे अपन देखेंगे कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम ऑब्जेक्ट का मास नहीं बोलते हैं या ऑब्जेक्ट का इनर्शिया नहीं बोलते हैं, मास का या इनर्शिया का भी एक बड़ा भाई होता है जिसको रोटेशन के चैप्टर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। नाउ आई डोंट वांट टू स्केयर यू राइट एट द बिगिनिंग, लेकिन जैसे ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स के अंदर या डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल के अंदर F इक्वल टू ma होता था, जितना फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को एक तरीके से हम ऑब्जेक्ट का मास या इनर्शिया बोलते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी जितना आप लगाओगे टॉर्क उतना ज्यादा चीज का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, यानी कि उसकी ओमेगा उतनी तेजी से बढ़ेगी या घटेगी। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है यहाँ पे, इसको ये लोग ऑब्जेक्ट का रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं, इसको सिंपल इनर्शिया बोलते थे, इसको रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं। रोटेशनल इनर्शिया को ही थोड़े कुछ लोग थोड़ी अच्छी और अच्छी लैंग्वेज में उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह भी बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पे समस्या ये है कि F इक्वल टू ma जितनी सिंपल इक्वेशन नहीं है। अब फोर्स अगर आप देखो तो फोर्स में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती थी। फोर्स अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर्स आता है तो आप रिजॉल्व कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपको नेट फोर्स निकालना आता था वेक्टर से। यहाँ पे टॉर्क क्या होता है ये तो हमने अभी एक तरह से डिफाइन ही नहीं किया है, तो टॉर्क निकालना, टॉर्क को पहले हम डिफाइन करेंगे, उसको निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। जितनी सिंपल चीज फोर्स होती थी उतनी सिंपल चीज टॉर्क नहीं होती है। तो टॉर्क निकालने का अपने को पूरा डेफिनेशन, प्रैक्टिस वैक्टिस सब करना पड़ेगा। दैट विल बी अवर फर्स्ट स्टेप जो अभी हम करने वाले हैं। उसके बाद मास का भी एक बहुत बड़ा भाई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा प्लान ये है कि टॉर्क सीखने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चिड़िया का नाम होता है, इस चिड़िया को कैसे पकड़ते हैं, इसको कैसे ट्रेन करते हैं, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं। मास में आप देखो कि मास में कोई निकालने वाली बात नहीं होती थी भाई। अगर मान लो एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है तो बस है, बात खत्म, 5 kg आपको उसका मास गिवन रहेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं, थोड़ी देर में नहीं काफी देर में हम देखने वाले हैं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम की चीज है, रोटेशनल इनर्शिया, ये निकालनी पड़ती है ऑब्जेक्ट्स की, और इसके भी प्रोसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, ये वो, तो वो भी अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो चक्कर ये कि F इक्वल टू ma, जैसी ये इक्वेशन लग तो रही है कि ये भी 3 लेटर का एक लॉ है, ये भी 3 लेटर्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो दे लुक काइंड ऑफ वेरी सिमिलर, लेकिन इसको यूज करने के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो हम सबसे पहले टॉर्क क्या होता है वो सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, वो सब देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो उसके बाद देखेंगे। और एक बार ये सब हमारी तैयारी हो जाएगी, फिर मैं आपको लेके चलूंगा एप्लीकेशंस के ऊपर कि भाई किस तरीके से टॉर्क इक्वल टू I अल्फा को यूज करके अल्फा निकाला जाता है। बट ध्यान रखना,
कि यहाँ पे हमारा फाइनल टारगेट यही है कि भाई अल्फा कैसे निकालेंगे, क्योंकि जैसे मान लो आपने कोई बढ़िया सी कार, सुपर कार टाइप की कार आपने डिजाइन करी, बढ़िया तगड़ा वाला इंजन लगाया उसके अंदर, वो जो इंजन है वो बढ़िया टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन उससे अल्टीमेटली तो मैटर ये करेगा ना कि जो पहिए हैं वो कितनी तेजी से घूमते हैं। जितना ज्यादा अल्फा होगा पहियों का उतनी तेजी से आपकी गाड़ी आगे जाएगी। तो देयरफॉर टॉर्क इंजन्स का निकालना आपको आना चाहिए, उसका रेशियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ लेके अल्टीमेटली अल्फा आएगा। तो ये सब चीजें अगर आपको आती है निकालनी, तो आप निकाल सकते हो कि पहिए कितनी तेजी से घूमेंगे, कितनी तेजी से गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे अब सबसे पहले तो मैं जरा डिफाइन करता हूं कि टॉर्क क्या होता है और टॉर्क को निकालते कैसे हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर आते हैं। देखो, रफ डेफिनेशन तो अपने को पता ही है, दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लेके चलते हैं। देखो, टॉर्क की जो डेफिनेशन होती है वो वैसे बड़ी सिंपल सी होती है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास लेट अस से कि कोई रिजिड बॉडी है, ये मान लो सपोज मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, रॉड के फॉर्म में ले लेता हूं। अगर मान लो इसको यहां पे मैं फिक्स कर देता हूं, और अगर मान लो यहां फिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता हूं, तो यू कैन इजीली सी कि ये टर्न करेगी। तो अब ऑब्वियसली किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, सबसे पहली बात तो तब ज्यादा होगा जब फोर्स ज्यादा होगा। इसकी मैं एक जरा फिगर बना देता हूं छोटी सी। तो अगर मान लो सपोज मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, ग्रेविटी वगैरह को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये रॉड आपकी ऐसे रोटेट कर सकती है यूं। मान लो अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगा देता हूं यूं। तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं फोर्स को बड़ा करूंगा, फोर्स को डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा, तो इसका टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा होता जाएगा, डबल ट्रिपल होता जाएगा। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो उसको ऑब्वियसली टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, कॉमन सेंस। दूसरी चीज और देखो, अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी फोर्स का जो टर्निंग का इफेक्ट होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना है। लुक वेरी केयरफुली, अगर मैं इस फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेता हूं, ये वाले फोर्स को, ये वाला रॉड के पैरेलल है तो इसको मैं इसको पैरेलल कंपोनेंट बोल देता हूं और इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ध्यान से देखो कि जैसे अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर अगर एक मैं फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में अगर जो फोर्स लग रहा है ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, इस रॉड को खींचने की, मतलब जो हिंज है उस हिंज के ऊपर से उसको उखाड़ने की कोशिश करेगा। बट आवर हिंजेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो देयरफॉर हिंज क्या करेगा, हिंज अपना फोर्स लगा के इस वाले फोर्स को बैलेंस आउट कर देगा। इन अदर वर्ड, अगर ऐसे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाओगे तो ये रॉड को हिंज से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको रोटेट करने की तो कोई कोशिश नहीं हो रही है। इसको रोटेट करने की कोशिश वो वाला फोर्स करेगा जो रॉड के परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे। ये फोर्स ध्यान से देखो, ये फोर्स जो है रॉड के परपेंडिकुलर, ये किसी भी रॉड को या किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाता है। तो देयरफॉर दूसरी बात यह है कि फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है वो बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना है। अगर ये फोर्स तो बड़ा अच्छा खासा फोर्स था, मान लो काफी ज्यादा बड़ा फोर्स था, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 थी, तो यू कैन इजीली सी कि थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि पूरा का पूरा फोर्स आपने ऐसे ही लगा दिया, तो भाई ये तो कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा नहीं। लेकिन उसी की बजाय अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज कर देते हो, तो ये आपका सबसे फेवरेबल, सबसे एफिशिएंट तरीका होगा फोर्स लगाने का, बिकॉज फिर जो आप फोर्स लगाओगे उसका पूरा का पूरा यूज होगा इसको टर्न करने में। तो ये ध्यान रखना कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है फोर्स का डायरेक्शन या फोर्स का एंगल एक तरीके से, और इन दोनों को अगर आप मिला दो तो दोनों को मिला के आप एक लाइन में भी कह सकते हो कि फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होता है एज फार एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स इज कंसर्न्ड। ये हो गई दूसरी बात। फिर उसके बाद एक तीसरा फैक्टर और होता है जो फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को कंसिडर मतलब बढ़ाता है, और वो होता है आपका ये वाला डिस्टेंस आर। सी कौन सा डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ध्यान रखना क्या क्या चीज है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको अपन बोलते हैं आर। और ये आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है। और इनफैक्ट आप इस चीज को कई जगह देख सकते हो, जैसे अगर मान लो सपोज आप दरवाजा देखते हो, तो किसी भी दरवाजे में आपने देखा होगा कि जो दरवाजे के जो हिंजेस होते हैं,
हमेशा दरवाजे को खोलने वाला जो हैंडल होता है वो उससे मैक्सिमम दूरी के ऊपर लगा होता है, दरवाजे के बिल्कुल दूसरे एंड में लगा होता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर मान लो सपोज, लेट मी शो यू, कि अगर मान लो सपोज ये दरवाजा है, ठीक है, दस मान लो सपोज ये बुक है, इसको इसको अगर अपन दरवाजा बोलते हैं, तो यू कैन इजीली सी कि ये हिंजेस है वो आपके यहाँ पे, और जो डोरनॉब लगा होता है, खोलने वाला जो हैंडल होता है वो इस साइड पे होता है, बिल्कुल उससे दूर होता है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस आर को ये मैक्सिमम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज आर को बढ़ाने से किसी भी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट बढ़ जाता है, ये बात है। इसको आप बहुत जगह ट्राई करके देख सकते हो अपने घर में भी। अगर मान लो कोई हल्का फुल्का दरवाजा हो तो पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी भारी दरवाजे में आप ये कोशिश करके देखना कि किसी भी भारी दरवाजे को, स्कूल वूल के जो मेन गेट्स होते हैं दे आर वेरी हैवी, तो उनमें आप कोशिश करके देखो कि उसको अगर आप यहां से पुश करोगे तो फिर भी खुल जाएगा। लेकिन अगर सेम फोर्स अगर आप कुछ बिल्कुल हिंज के पास से लगाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सेम रोटेशनल इफेक्ट मिलेगा, ये बात है। तो पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट ये हुआ यहाँ पे कि किसी भी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट बढ़ जाता है अगर आप उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूर से लगाते हो, ये बात है। तो देयरफॉर जो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है, जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं एक तरीके से, ये तीसरा इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आर कितना है। जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा इसका रोटेशनल इफेक्ट होगा। तो ये देखा गया है कि किसी भी फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन, फोर्स तो है ही ऑब्वियसली, बड़ा फोर्स होगा तो बड़ा रोटेशनल इफेक्ट आएगा, लेकिन बड़े फोर्स को भी कैसे भी लगा देने से काम नहीं चलेगा। बड़े फोर्स को एज फार एज पॉसिबल आर के परपेंडिकुलर लगाओगे तो आपको उसका सही आउटपुट मिलेगा। उसके लिए एक चीज आती है जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, और तीसरा फैक्टर होता है आर। तो अब आप देख लो कि यहाँ पे इस फिगर में अगर आप देखोगे तो एफ परपेंडिकुलर जो है वो वैसे तो एफ साइन थीटा इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर, बट इन जनरल टॉर्क को ये लोग इस तरीके से बोलते हैं, डिफाइन करते हैं कि टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो और उसमें आर मल्टीप्लाई कर दो। रफली स्पीकिंग टॉर्क की ये डेफिनेशन होती है। अभी मैं रफली स्पीकिंग इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज थोड़ा सा इस डेफिनेशन को हम वेक्टर से थोड़ा सा और सजाने वाले हैं, थोड़ा सा और अच्छा करने वाले हैं, और प्रिसाइज करने वाले हैं इसको। लेकिन फिर भी सबसे पहले फील आनी चाहिए। जैसे वर्क में भी आप याद करो कि वर्क में भी एफ डॉट डी एल करके जो हम का इंटीग्रल करके जो हमने वर्क की डेफिनेशन देखी थी, वहां पे भी मैं चाहता तो आपको सीधे डेफिनेशन दे सकता था कि भाई वर्क की डेफिनेशन होती है इंटीग्रल एफ डॉट डी एल, और डेफिनेशन है, बस आप याद कर लो। लेकिन कोई भी डेफिनेशन याद करने से पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि भाई जिस बंदे ने डेफिनेशन बनाई है कि फोर्स का, सॉरी वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, उसके माइंड में क्या चल रहा था, क्या सोच के उसने ये डेफिनेशन बनाई है, उसका आइडिया लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी फील थोड़ी सी बेटर आती है अगर आप देख लो कि भाई ये टॉर्क या रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स क्यों इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो अभी रफ डेफिनेशन हमने ये बना ली है कि फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो और उसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको इस फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट मिल जाता है। ये अभी आप कह सकते हो कि ये हमारी रफ डेफिनेशन है टॉर्क की, और इसका यूज करके छोटे मोटे क्वेश्चंस तो खैर आप सॉल्व कर ही सकते हो, चलो क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, बट ये हमारे पास अभी प्राइमरी एक डेफिनेशन तो आ गई है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल केस, मतलब रॉड जो थी उसी रॉड को लेके चलता हूं। मान लो मेरे पास लेट अस से कि एक रॉड है, और इस रॉड के ऊपर मैं दो फोर्सेस लगा देता हूं। एक फोर्स तो लगा देता हूं उसके सेंटर से इस तरीके से, एक और फोर्स लगा देता हूं ऐसे, ठीक है। मान लो सपोज ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 20 न्यूटन का फोर्स है। 10 न्यूटन वाला जो फोर्स है वो तो मान लो रॉड के परपेंडिकुलर लग रहा है, और 20 न्यूटन वाला ये मान लो अपना पुराना 37 डिग्री का एंगल ले आते हैं, और रॉड की जो लेंथ है, हाफ लेंथ जो है वो मान लो 2 मीटर्स है, तो जो बची हुई हाफ लेंथ होगी वो भी 2 मीटर्स हो जाएगी। मान लो लेट अस से कि एक सिंपल सा केस ही है, और इसमें मैं आपको बोलता हूं कि भाई बताओ ये दोनों फोर्सेस मिलके रॉड के ऊपर कितना टॉर्क बना रहे हैं। तो देख लो वेरी सिंपल, सबसे पहले तो आप देख लो कि जो 20 न्यूटन वाला फोर्स है उसका अगर आपको टॉर्क निकालना है तो सबसे पहले 20 न्यूटन वाले फोर्स को आप रिजॉल्व कर लो दो पार्ट्स में। यू विल सी कि 20 cos 37 डिग्री वाला जो कंपोनेंट है ये रॉड को खाली खींचने की कोशिश कर रहा है, ये रॉड को घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा नहीं, तो इसको तो भूल जाओ। रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा 20 sin थीटा, ठीक है। और 20 sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और इसका यहां से आर अगर आप देखोगे तो ये है 4 मीटर्स। तो देयरफॉर जो 20 न्यूटन वाला फोर्स है उसका अगर आपको टॉर्क चाहिए तो ये हो जाएगा 20
sin 37, नाउ sin 37 इज 3/5, ये हो गया 20 sin 37 और मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर्स। ये हो जाएगा आपका 20 न्यूटन वाले फोर्स की वजह से 20 न्यूटन वाले फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट, यानी उसकी वजह से लगने वाला टॉर्क। इसी तरीके से 10 न्यूटन को देख लो, ये तो बड़ा सिंपल है बिकॉज इसमें आप देख लो ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो ये तो पूरा 100% यूज हो जाएगा। तो 10 न्यूटन में सिंपली 2 मीटर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर्स। तो अगर आपको ये चाहिए कि इस रॉड के ऊपर नेट टॉर्क कितना है, तो इस वाले का मतलब जो 20 न्यूटन था उसका टॉर्क देख लिया, 10 न्यूटन का टॉर्क देख लिया, दोनों सेम तरीके से इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यू कैन सी कि दोनों इसको ऐसे ही रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर हमने इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। तो इसके बाद बस अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो आपको रॉड के ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क मिल जाएगा। ये बात है, ठीक है। यू कैन इजीली सी दैट इट्स फेयरली सिंपल। और देखो इसी की बजाय नाउ लेट मी मे बी परहैप्स टेक अ स्लाइटली बिगर क्वेश्चन। सी नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर मान लो सपोज, चलो मैं एक काम करता हूँ कि अभी मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। ऐसे मेरे पास मान लो 2 रॉड्स हैं और इन दोनों रॉड्स को मैंने परपेंडिकुलरली वेल्ड कर दिया है, जोड़ दिया है इस तरीके से, ठीक है। लुक केयरफुली, दोनों रॉड्स की लेंथ सेम है और इन दोनों रॉड्स को ऐसे और ऐसे करके मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, एल शेप का स्ट्रक्चर बना दिया है ये। और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ऐसे। तो सिचुएशन ये हो गई कि एक तरह से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इधर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक रॉड हो गई, ये दूसरी रॉड हो गई, और इसको जब आप रोटेट करोगे पूरे स्ट्रक्चर को, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका ऐसे अजीब तरीके से रोटेट करेगा। ये सिचुएशन है, ठीक है। अब इसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है। अब ध्यान से देखो, अब अगर मान लो सपोज मैं ये वाला जो पॉइंट है यहां से इसको एक फोर्स लगाता हूं इसके ऊपर ऐसे, यो सिर्फ एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से फ्रॉम द टॉप पॉइंट। और अब मैं पूछता हूं कि बताओ ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है, इस फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट कितना है। तो देखो मेथड क्या होता था, हमें पता है कि किसी भी फोर्स का टॉर्क या उसका रोटेशनल इफेक्ट होता है एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। तो सबसे पहले तो बेटर होता है कि आप आर को मार्क कर लो। इसमें यू विल सी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दोनों को जो ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लाइन होती है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाता है आर। तो सबसे पहले तो ये जो आर है इसको मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि अपना ये जो फोर्स था, इस फोर्स को आप रिजॉल्व कर लो। यू कैन इजीली सी कि फोर्स का जो ये वाला कॉम्पोनेंट होगा, जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, ये वाला कॉम्पोनेंट तो बस आर को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो यूजलेस है, ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो कॉम्पोनेंट है, ये आर के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है, ये ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करता है, ये जरूर आपके काम में आएगा। एंड फ्रॉम द सिमेट्री यू कैन सी ये एंगल्स आपके सारे के सारे 45 डिग्रीज है। तो ये जो f/√2 वाला कंपोनेंट है, ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ पूरा f नहीं करेगा रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस। तो देयरफॉर अगर आपको टॉर्क चाहिए तो f का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो और उसके अंदर आप r को मल्टीप्लाई कर दो, ये बात है। और रही बात आर की, तो आप देख लो आर तो कुछ भी नहीं है। आर अगर आप देखोगे तो पाइथागोरस बाबा की जय, एल और एल का जो कॉम्बिनेशन होगा ये आपको दे देगा L√2। तो देयरफॉर आर हो जाएगा इतना, सब कुछ मिला जुला तो के देख लोगे तो टॉर्क हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय L। और जनरली ये बेटर रहता है कि जैसे एक्सेलरेशन अगर आप यहाँ फोर्स निकालते थे, तो फोर्स निकालने में जनरली आप बता देते थे कि ये राइट डायरेक्शन में है तो प्लस कर देते थे, लेफ्ट डायरेक्शन में है तो मे बी माइनस कर देते थे, डायरेक्शन भी अपन बताते थे। उसी तरीके से टॉर्क में भी आप देख लो कि ये टॉर्क, अगर इस ऑब्जेक्ट को आप देख लो, अगर इस ऑब्जेक्ट को ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, तो हम ये बोलेंगे कि ये टॉर्क जो है ये क्लॉकवाइज है। तो इसके आगे अगर आपको चाहिए तो क्लॉकवाइज लिख दो ब्रैकेट में, और अगर इसी को उल्टा घुमाने की कोशिश करते हैं तो ये जो टॉर्क होता है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। ये बात है। तो इस तरीके से आप देख लो, ये आ जाता है आपके पास टॉर्क। तो हमने भी ज्यादा कुछ नहीं देखा, हमने खाली टॉर्क की डेफिनेशन देखी है और एक दो छोटे मोटे एग्जांपल से मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करी है आपको कि भाई टॉर्क किस तरीके से निकालते हैं किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर। अब नाउ आई थिंक इट इज द टाइम कि अपन थोड़े से और बड़े लेवल पे जाते हैं, बिकॉज अभी भी आप ध्यान से देखो, मैंने शुरू में ही बोला था कि ये टॉर्क की रफ डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा और प्रिसाइज डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि टॉर्क को
और अच्छे से अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लेट अस सी। देखो टॉर्क में थोड़ा सा और डीप में जाने से पहले अपने को एक चीज थोड़ी सी समझनी होगी। वी विल सी कि जो टॉर्क निकालने वाले केसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट के जो रोटेशंस होते हैं, ये दो तरीके से हो सकते हैं। कुछ रोटेशन तो ऐसे होते हैं जिनको हम ऐसा बोलते हैं कि जो कुछ हिंजेस के अबाउट रोटेशन। तो आई विल शो यू दिस बुक अगेन, ओल्ड हेरोडोव बुक। यू कैन सी कि जैसे अगर मान लो सपोज इसी को आप गेट की तरह ट्रीट कर लोगे, दरवाजे की तरह, तो यू विल सी कि ये बुक है और इसको अगर आप ऐसे रोटेट करोगे, गेट को खोलोगे अगर मान लो, तो ये जो पूरी की पूरी लाइन है यहाँ पे, ये इस तरह से जो लाइन गई है, ये लाइन एक तरह से आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये गेट खुल सकता है, बंद हो सकता है। तो जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वर्टिकल है और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस तरह का रोटेशन चल रहा है। दैट इज वन वे ऑफ रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट। इसी की बजाय कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें रोटेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। जैसे आई विल शो यू दिस रॉड में भी, हैव अ लुक एट दिस रॉड। अब इस रॉड में अगर मान लो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि रॉड का जो ये वाला सिल्वरी वाला जो पॉइंट है, इसको बस मैं किसी तरीके से ऐसे फिक्स कर देता हूं। नोट वेरी केयरफुली कि इसमें मैंने हिंजेस लगाए नहीं लगाए, इस तरह का हिंज नहीं लगाया, बस इसको किसी तरीके से मैं ऐसे पकड़ लेता हूं। इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया है कि इसका ये वाला जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है, एंड है, ये बस फिक्स है, दैट्स इट। ये इधर नहीं जा सकता है, लेकिन इसके सिवा ये ऐसे ऐसे इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी घूम सकता है। मान लो ये मैंने सिचुएशन बना दी है। अब ये वाला जो रोटेशन है, इस तरह के रोटेशन को हम बोलते हैं रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। इसमें जरूरी नहीं है कि ये गेट की तरह खाली ऐसे ऐसे ही घूमे। इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी कि ये हॉरिजॉन्टली जाए। इट इज डेफिनेटली नॉट द केस। ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। दिस इज समथिंग लाइक योर शोल्डर। ह्यूमन बॉडी का जो शोल्डर होता है, वो अगर आप देखोगे तो शोल्डर के केस में अगर आप देखो तो ये आपका हाथ कैसे भी घूम सकता है। आपका हाथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी घूम सकता है, वर्टिकल प्लेन में भी घूम सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह का जो जॉइंट होता है, इसको ये लोग वैसे तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, बट ठीक है, लेट्स नॉट गेट दैट कॉम्प्लिकेटेड। इसको हम सिंपली बोल देंगे रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। एक पॉइंट फिक्स है यहाँ पे जिसके अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, कोन के डायरेक्शन में, जैसे मर्जी आप रोटेशन कर सकते हो। इसको बोलते हैं रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। और जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दरवाजे वाला केस दिखाया था, ये वाला, ये जो चीज होती है, इसको हम बोलते हैं रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। बिकॉज यहां पे अगर आप देखो तो ये एक्सिस फिक्स है। दरवाजा खुलेगा तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही खुलेगा। अब यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस दरवाजे को, आप दरवाजे को चाहो तो आप इस तरीके से खोल लो, यूं ये वाला रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन आपका खाली इसमें जो भी होगा वो इस तरीके से होगा। ये बात है। तो एक चीज ध्यान रखना कि टॉर्क में डीप में जाने से पहले वी शुड नो क्लियरली दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोटेशन अबाउट अ पॉइंट एंड रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। सी, एक बात तो ये हो गई। अब डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा वो देखो, टॉर्क की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस आता है ये देखो। जैसे मैंने रफली स्पीकिंग बोल दिया था दैट टॉर्क इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इनटू आर, जहां पे मैंने बहुत रफली ये बोल दिया था कि एफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो। अब यहां थोड़ी सी देखना कि अगर इसको थोड़ा सा रिफाइन करोगे तो यहां थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सी, प्रॉब्लम कैसे आएगी देखो। वापस अगर मान लो मैं इस गेट वाले केस को देखता हूं, मान लो सपोज मैं इस गेट को खोलने के लिए एक फोर्स लगाता हूं। अब आप देख लो कि अगर मैं फोर्स इस तरीके से लगा रहा हूं, स्क्रीन के बाहर ऐसे लगा रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गेट जो है ये आराम से खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आप ये देखो कि अगर मान लो सपोज मैं इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाता हूं, इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो किसी दरवाजे के हैंडल को पकड़ के मैं दरवाजे को धक्का नहीं देता हूं, दरवाजे के हैंडल को पकड़ के मैं हैंडल को ऊपर खींचने लगता हूं, तो ऑब्वियसली दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा मैं भी बहुत जोर से खींचूंगा तो टूट जाएगा परहैप्स, लेकिन ऊपर तो नहीं खुल, मतलब दरवाजा डेफिनेटली उसका कोई रोटेशनल इफेक्ट तो आएगा नहीं। इसी की जरा मैं एक थोड़ा सा फिगर बना के आपको दिखाता हूं टू मेक द थिंग्स क्लियरर। सी, ये जो मैं पॉइंट अभी समझा रहा हूं ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। बहुत सारी गाइड्स वाइड्स में तो इस पॉइंट को ये खाई जाते हैं, वो बात ही नहीं करते इसके बारे में, और उसकी वजह से आगे चल के थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी प्रॉब्लम्स के अंदर दिक्कत आती है। हाँ, एक अच्छी बात जरूर होती है कि स्टार्टिंग बड़ी सिंपल हो जाती है। पीपल गेट अ फॉल्स आइडिया दैट रोटेशन इज वेरी सिंपल, लेकिन उसका आगे चल के उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो शुरू में मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी बात बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आगे देखना कि इसका काफी फायदा होने वाला है अपने को। जैसे अगर मान लो ये दरवाजा है, अब इस दरवाजे के ऊपर अगर आप एक फोर्स ऐसे लगाओगे यू इस तरीके से, तो आप ध्यान से देखो कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था इसको अपन आर बोलते थे, तो ये आर है।
अगर मान लो सपोज मैं ये फोर्स ऐसे लगाता हूं, तो ये फोर्स आप देख लो 100% ये फोर्स आर के परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या ये फोर्स इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा? द आंसर इज नो। ये दरवाजे को मे बी ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन खोलने का काम तो डेफिनेटली ये वाला फोर्स नहीं करेगा। तो देयरफॉर ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर मान लो सपोज आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को एक गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि एफ परपेंडिकुलर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता बस खाली कि आर के परपेंडिकुलर वाले फोर्स के कंपोनेंट को हम एफ परपेंडिकुलर बोल देंगे, ये बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन डिटेल में जाके देखना चाहते हो तो ये है कि ध्यान से देखो कि फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है, जिसको भी मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी तरीके से फोर्स का जो ये वाला अगर कोई कंपोनेंट होता है, जिसको अभी मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, इसको एफ डैश बोल देता हूं, तो ये तो पक्का, ये तो आर के ही पैरेलल है, ये भी कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई फोर्स ऐसा होता जो इस पॉइंट से लगता लेकिन आपको स्क्रीन के बाहर लगता है, इस तरीके से डॉट एंड अ सर्कल मींस स्क्रीन के बाहर, कोई फोर्स अगर मान लो स्क्रीन के बाहर लगता तो ये जरूर दरवाजे को खोलता। इसको अगर मैं एफ डबल डैश बोल देता हूं, तो ये एफ डबल डैश जो है ये खाली टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो अब जरा कंसोलिडेट करके देखते हैं, अगर तो ये बनती है बात कि फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर तो हुई, लेकिन बहुत ध्यान से देखो, फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर तो हुई, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी अगर परपेंडिकुलर होगा, तब जाके वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लुक वेरी केयरफुली कि ये वाला तो सबसे पहली छटनी में ही मारा जाता है, ये वाला फोर्स तो आर के पैरेलल है, तो इसका तो कोई रोटेशनल इफेक्ट कभी आएगा ही नहीं, बात खत्म। लेकिन ये वाला फोर्स का कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वाला फोर्स का कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, तो ये मे बी दरवाजे को एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग स्लाइड वाइड करवाने की कोशिश कर सकता है, बट इट कैन नॉट अटेम्प्ट टू ओपन द डोर बेसिकली। तो फोर्स का अगर कोई ऐसा कंपोनेंट हो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। आर के पैरेलल हो तब तो पक्का ही रिजेक्ट हो जाता है। तो कौन सा बचेगा? ये वाला जो कंपोनेंट है, इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान ये है कि ये आर के भी परपेंडिकुलर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी परपेंडिकुलर है। दिस इज समथिंग लाइक कि अगर ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, तो ये वाला जो फोर्स है एफ डबल डैश, ये जेड एक्सिस के अलोंग है। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो, गिवन एक्सिस के अबाउट, तो एफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है component of force perpendicular to both R and axis of rotation। तो ये ध्यान रखना कि रोटेशन की प्रॉब्लम्स को हम टॉर्क की अगर बात करें तो उसके संदर्भ में अपन रोटेशन की प्रॉब्लम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें क्लियर कट आपको गिवन होती है कि कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दरवाजे खुलने टाइप की, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें रोटेशन एक पॉइंट के अबाउट होता है। और अगर किसी गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो एफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और आर दोनों के परपेंडिकुलर हो, जैसे कि एफ डबल डैश, ये आपका एफ परपेंडिकुलर के अंदर आएगा और उसमें आर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बकायदा इसका टॉर्क मिल जाएगा। एक बात तो ये, ठीक है। अभी इसी तरीके से अगर मान लो सपोज एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, पॉइंट के अबाउट अगर रोटेशन होता है तो आप देखना दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। अगर एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, चलो मैं इसी पेंसिल के थ्रू ही आपको वापस दिखाता हूं कि मान लो सपोज ये पॉइंट फिक्स है और अब ये पॉइंट इधर वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट फिक्स है, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। अब अगर मान लो मैं एक फोर्स ऐसे लगा देता हूं, तो ये अगर खाली ये पॉइंट फिक्स है, तो अगर मैं ये व्हाइट जो पेंसिल है इसके डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूं, तो ये ऐसे रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी की बजाय अगर मैं फोर्स ऐसे लगा देता हूं, अब ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये पेंसिल जो है ये अगर आपकी तरफ निकल के आ रही है, ऐसे फोर्स लगा देता हूं, तो आप देखो यू फोर्स लगाता हूं तो ये पेंसिल ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यू थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बिकॉज योर स्क्रीन इज 2 डायमेंशनल एंड आई एम मूविंग द ऑब्जेक्ट इन 3D। तो अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो भी रोटेशन हो जाएगा इसको अगर, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये वाला जो फोर्स अगर इसके अलोंग लगा दोगे तो ये फोर्स कोई भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो सपोज लेट अस से कि ये एक्स एक्सिस है, तो वाई डायरेक्शन का जो फोर्स है वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जेड वाला तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा, ये बात है। तो देयरफॉर
ये चीज ध्यान से देखो कि अगर रोटेशन किसी पॉइंट के अबाउट हो रहा है तो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आपको गिवन ही नहीं है, खाली एक पॉइंट फिक्स है। अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो रोटेशन हो जाएगा, अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो भी रोटेशन हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स आपके फोर्स को खाली आर के परपेंडिकुलर होना होगा, दैट इज इट, और कोई झगड़े की बात नहीं है। तो देयरफॉर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप मान लो रोटेशन अबाउट अ पॉइंट देख रहे हो, अगर सी बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि रोटेशन अबाउट एन एक्सिस और रोटेशन अबाउट अ पॉइंट में डिफरेंस होता है। बहुत सारी जगहों पे तो यही क्लियर नहीं होता है, लेकिन ये क्लियर करना जरूरी है बिकॉज आगे चल के बहुत जगहों पे ये चीज क्रूशियल होने वाली है। तो अगर आप रोटेशन अबाउट अ पॉइंट देख रहे हो तो टॉर्क कैन रफली बी रिटन एज एफ परपेंडिकुलर इनटू आर अगेन, लेकिन यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है सिंपली दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स which is perpendicular to r, that's it। कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, r के परपेंडिकुलर जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो सिंपली लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो r में, ये हो जाता है आपका टॉर्क निकालने का तरीका। हालांकि अभी भी मैंने इसमें वेक्टर्स ज्यादा नहीं मिलाए, लेकिन रफली स्पीकिंग इस तरीके से टॉर्क को थोड़ा सा और प्रिसाइजली आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे तो देखो टॉर्क में रोटेशनल टॉर्क अबाउट एन एक्सिस और टॉर्क अबाउट अ पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हमने थोड़ा बहुत तो अभी देखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा वापस आएंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज, मैं टॉर्क की एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको और बता देता हूँ, ये बड़ी सिंपल सी है, सो डोंट वरी, ये सिंपल सी चीज होने वाली है। टॉर्क की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूँ, फिर इसका यूज करके हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं। देखो टॉर्क की एक बड़ी बढ़िया सी प्रॉपर्टी होती है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा। जैसे मान लो सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है इस तरह से, ठीक है, किसी भी कार्डबोर्ड वगैरह की शीट मैंने काट ली और उसको इस कॉर्नर के ऊपर हिंज कर दिया है, पिवट कर दिया है, इसके अबाउट में इसे रोटेट करने वाला हूं। अभी देखो रोटेट करने के लिए मान लो कोई ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने हाथ से एक फोर्स लगा रहा हूं इसके सेंटर पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है सेंटर, और फोर्स लगा रहा हूं मान लो मैं एफ। तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का कुछ ये वाला कंपोनेंट होगा जो इसको रोटेट करेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ आपको गिवन है ए एंड बी। हम इसमें जरा ये निकाल के देखते हैं कि हमारे फोर्स की वजह से इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दैट। अगर मान लो सपोज आप बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से जाते हो, तो बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से तो आप देख लो, सबसे पहले तो आप ये आर मार्क करो, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस होता है आर, तो सबसे पहले तो आप ये आर मार्क कर लो। इसके बाद आगे देखो, अगर ये फोर्स जो है इसको अगर आप रिजॉल्व कर लेते हो ऐसे, नोट केयरफुली कि फोर्स का जो आर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो लेट अस से फॉर अ सेकंड कि अगर ये एंगल थीटा है तो एफ कॉस थीटा रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और एफ साइन थीटा आर के पैरेलल है, तो ये कुछ नहीं करने वाला है, इसको तो भूल जाओ। तो यू कैन इजीली सी कि जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा एसेंशियली एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर। अब हालांकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ना तो आपको प्रॉब्लम में थीटा दिया था और ना ही आर दिया था, वो दोनों अपने को निकालना पड़ेगा। तो चलो निकाल लेते हैं। जैसे अगर मान लो सपोज आप आर की वैल्यू डालते हो तो यू कैन सी आर इज हाफ द डायगोनल, तो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह अगर आप लगा देते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का आधा कर दोगे, आधा डायगोनल कर दोगे तो ये तो आर हो जाएगा। कॉस थीटा भी आप देख लो सिमिलरली। अब कॉस थीटा का क्या करेंगे, सी कॉस थीटा आप ऐसे निकाल सकते हो कि यू विल सी कि ये वाला एंगल इधर थीटा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि ये अगर मान लो सपोज देखते हो तो ये 90 डिग्री एंगल है इधर, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है। तो यू कैन इजीली सी कि जो जिसमें मैंने अभी डॉट लगाया, ग्रीन डॉट जहां पे आपको दिख रहा है, तो ये ग्रीन डॉट वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल जो मैं डबल लाइन से अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल आपका वापस थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके यू कैन इजीली सी कि ये वाला एंगल आपका वापस थीटा हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आप देख लो, कॉस थीटा विल बी दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायगोनल डिस्टेंस। तो अगर कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा हो जाएगा एक तरह से a/2 डिवाइडेड बाय डायगोनल डिस्टेंस। वी नो दैट डायगोनल डिस्टेंस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अभी फाइनली अपने को टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क में ये कॉस थीटा को अपने को यहां पे पुट करना है बेसिकली। तो
थोड़ा सा टू मेक द इक्वेशंस करेक्ट मैं कॉस थीटा तो लिख ही देता हूँ। कॉस थीटा को आप ऊपर पुट कर दो, पुट करके आप देख लो द कैलकुलेशंस माइट लुक अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कैंसिल आउट। इसको जब आप पुट करोगे कॉस थीटा को तो ये पूरा का पूरा ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है ये कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो थोड़ा सा, आपको टॉर्क की बड़ी लास्ट में सिंपल सी वैल्यू मिल जाएगी F मल्टीप्लाइड बाय A/2, ये आपको मिल जाएगा टॉर्क। ठीक है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ठीक है सर टॉर्क तो आ गया लेकिन इसमें आप तो कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बताने वाले थे, वो कहाँ गई? अभी आप देखो, अभी आएगी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। ये जो सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यू विल बी एबल टू सी द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑन योर ओन। सी, कई बार ऐसा होता है कि जो फोर्सेज होते हैं वो जिस पॉइंट से लग रहे होते हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये एंगल वगैरह निकालना मुश्किल होता है। लेकिन टॉर्क की एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि जो भी फोर्स है, इस फोर्स को अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड कर दो तो उसका टॉर्क चेंज नहीं होता, उसका टॉर्क सेम रहता है। सी, ये जो रेड वाली लाइन बनाई है, इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और टॉर्क की एक बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग पीछे या आगे कहीं भी स्लाइड कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रोटेशनल इफेक्ट यानी कि उसका टॉर्क सेम रहता है। जैसे यहां पे आप देखो कि अगर आप ये एक्चुअली तो ये वाला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था, लेकिन अगर आप अपने इस फोर्स को थोड़ा सा स्लाइड करके यहां से लगा देते हो, ऐसे थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देते हो यूं, तो ये वाला अगर आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कर देते हो तो आप ध्यान से देखना टॉर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट मी शो इट बाय डिफरेंट कलर टू बी प्रिसाइज। अगर आप ये सेम फोर्स को इधर से लगा देते हो ऐसे यूं, तो अब अगर ये वाला आपका नया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है तो आप ध्यान से देखो कि ये डिस्टेंस हो जाएगा r, और ये r कितना हो जाएगा? ये r हो जाएगा आपका सिंपली A/2। तो ग्रे वाले केस में अगर आप देखोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू F परपेंडिकुलर इनटू r में आपका सारा कैलकुलेशन एक स्टेप में हो जाएगा, बिकॉज r की जगह हो जाएगा A/2 और F परपेंडिकुलर कितना होगा ये खुद ही देख लो कि r के परपेंडिकुलर तो पूरा का पूरा फोर्स अपने आप ही हो गया। स्लाइड करके हमने जानबूझ के इस तरह से स्लाइड किया था कि जो r है उसके परपेंडिकुलर आपका फोर्स हो जाए, तो ये पूरा का पूरा फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स ही है, तो ये सीधे सीधे आपका टॉर्क आ जाएगा। एंड यू कैन इजीली सी कि एग्जैक्टली यही आंसर हमें थोड़े लंबे लंबे कैलकुलेशन करके भी मिला था। तो फाइनली बात क्या बनती है अपनी? बात ये हो जाती है कि अगर आपके पास कोई भी फोर्स है इस तरह का, तो उसका एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको आप उसी की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग थोड़ा सा आगे स्लाइड करना चाहो तो आगे कर लो, पीछे स्लाइड करना चाहो तो पीछे स्लाइड कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जनरली बेटर ही रहता है कि किसी भी फोर्स को स्लाइड करके आप ऐसे पॉइंट से लगता हुआ मान लो जो थोड़ा कन्वीनियंट हो, तो आपका टॉर्क कई केसेस में आराम से निकल आता है। और ये बड़ी छोटी सी बड़ी कॉमन सेंस टाइप की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये बहुत काम आती है आगे चल के। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अपने कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे इफ वी आर अवेयर ऑफ दिस लिटिल प्रॉपर्टी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि कहीं भी स्लाइड कर दो, कहीं कर दोगे। कई बार बच्चे कहते हैं अच्छा सर आपने क्या कहा था कि फोर्स को हम स्लाइड कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, अच्छा ठीक है सर हम क्या करेंगे, ये वाला फोर्स था ना तो इसको स्लाइड करके यहां से लगा देंगे या इसको स्लाइड करके यहां से लगा देंगे। ये नहीं चलेगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि फोर्स को आप उसके पैरेलल कैसे भी स्लाइड कर सकते हो, ये नहीं बोला है। फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग बस खाली आप स्लाइड कर सकते हो, ये छोटी सी बात होती है। और इससे कई सारे क्वेश्चंस में आप देखना टॉर्क निकालने का काम आपका काफी आसान हो जाएगा। ये चीज है। और आगे चलते हैं। एंड बिफोर गोइंग अहेड, वो जो मैं थोड़ी सी बात बोल रहा था कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस एंड टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, उसको मैंने समझा तो दिया था, बस थोड़ा सा उसको मैं फॉर्मली कंसोलिडेट कर देता हूं सो दैट यू कैन मेक गुड नोट्स आल्सो देयर। सी, हमने देखा था, मतलब जो मैंने समझाया था बेसिकली उसी को मैंने थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख भी दिया है कि अगर आप किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क देख रहे हो तो टॉर्क हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है F परपेंडिकुलर इनटू R, जहां पे F परपेंडिकुलर का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। पॉइंट नंबर 1 ये होता है टॉर्क का मैग्नीट्यूड। सी, ये भी ध्यान रखना दैट टॉर्क अल्टीमेटली इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका हमें मैग्नीट्यूड का भी फंडा पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो आ जाता है ऐसे, और डायरेक्शन की ये लोग डेफिनेशन कुछ इस तरीके से देते हैं। डायरेक्शन ये लोग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो आर वेक्टर है वो लो और जो एफ वेक्टर है वो लो। एफ का मतलब है कि जो, इनफैक्ट आई शुड राइट इट प्रॉपरली हियर, एफ का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो लो। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ऑब्वियसली
वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आएगा, बिकॉज आर वेक्टर और एफ परपेंडिकुलर, ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो देयरफॉर जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो ऑब्वियसली एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आएगा, और इसी डायरेक्शन को ये लोग टाउ वेक्टर का डायरेक्शन बोल देते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर इज सिंपली गिवन बाय आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर। ये आपका नोटेशन होता है, ये आपका तरीका होता है टाउ वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का। और लास्टली थर्ड वाले पॉइंट की कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग रूल और बना लेते हैं कि अगर मान लो सपोज टाउ वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये वाला है, राइट हैंड लो, राइट हैंड का जो थंब है ये अगर टाउ वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो जो फिंगर्स जैसे घूमेंगी उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का अल्फा होने वाला है, उस डायरेक्शन के अंदर टाउ वेक्टर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। ये एक तीसरा पॉइंट और होता है कि अगर कभी आपको टाउ वेक्टर का डायरेक्शन गिवन है तो आप रोटेशन का किस तरीके से होने वाला है वो आप उससे डिटरमाइन कर सकते हो। ऑल्दो इसकी कोई जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट करेगा वो तो आप कॉमन सेंस से ही बता सकते हो कि वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे अगर मान लो ये रॉड है, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बना दी मैंने इसकी। अब अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये तो क्लियर है ना कि इसका ये वाला कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही प्रोड्यूस करेगा, या अगर ऐसे फोर्स लग रहा होता तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्लॉकवाइज ही रोटेशन प्रोड्यूस करता। तो एज सच रोटेशन किस डायरेक्शन में होने की टेंडेंसी होगी वो जनरली हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं, बट फिर भी अगर प्रिसाइज रूल बनाना है तो आप ये बोल सकते हो कि टाउ वेक्टर के डायरेक्शन में अगर थंब रखोगे तो जो आपके रोटेशन की टेंडेंसी होगी वो राइट हैंड के फिंगर्स जैसे जाती है, वैसे रोटेशन की टेंडेंसी बनेगी। ये बात है। तो किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट थोड़ा बहुत आप ऐसे फॉर्मलाइज कर सकते हो चीजों को। और उसी तरीके से अगर मान लो सपोज आपको एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन चाहिए तो ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप रोटेशन करवाना चाहते हो तो टॉर्क की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है कि आप कोई फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वगैरह मत लो, पूरा का पूरा फोर्स लो और पूरे के पूरे फोर्स को आप आर के साथ क्रॉस कर दो। तो आर क्रॉस एफ अगर आप कर दोगे तो ये आपको किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का वैल्यू दे देगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन तो गिवन होती नहीं है, खाली एक पॉइंट फिक्स होता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अपने आप एडजस्ट हो जाती है। जैसे अगर मान लो सपोज ये पॉइंट फिक्स्ड है और आपने फोर्स लगा दिया इस तरीके से ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यू कैन सी कि अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अपने आप एडजस्ट होगा। इसी की बजाय अगर आप फोर्स ऐसे वाई डायरेक्शन में नहीं या फोर्स जेड डायरेक्शन में लगाते हो तो ये पॉइंट बाहर आएगा स्क्रीन के और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाई एक्सिस वाली हो जाएगी, ये अपने आप फिक्स हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स जो भी आप फोर्स लगाओगे उस फोर्स का और आर का, इन दोनों का प्लेन ले लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन एफ और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। आपको इसमें और कुछ नहीं करना होता है, ये बात है। तो ये जो रिजल्ट होता है ये डायरेक्टली आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको एक बार में दे देता है, ये चीज है। और लास्टली आई विल से कि इन स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो ये सब चीजें देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो गए कि यार ये क्या हो रहा है सर, ये टॉर्क बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है। 99.99% केसेस में इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप एफ परपेंडिकुलर इनटू आर कर दोगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पे 3D रोटेशन वगैरह नहीं होते वहां पे इतने कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस या पॉइंट ज्यादातर केसेस में सेम ही रहते हैं। तो मोटा मोटा आप ध्यान रखना, अगर आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा यहाँ पे तो ये थोड़ा आप रूल बना सकते हो कि रफली आप एफ परपेंडिकुलर इनटू आर कर दोगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। और इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको टॉर्क में ऐसा जनरली कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां पे इन दोनों में डिफरेंस होता है वो प्रॉब्लम्स कहीं कहीं बीच बीच में आएंगी, तो वहां पे मैं जरूर इस थ्योरी को थोड़ा बहुत आगे यूज करने वाला हूं। तो ये तरीका होता है, दिस इज हाउ यू डिफाइन टॉर्क।